शंकर जयकिशन की इस धुन पर लता मंगेशकर ने कई दौर की मीटिंग्स और रिहर्सल कर ली, लेकिन रिकॉर्डिंग टलती जा रही थी। आरके स्टूडियो से बार बार फोन आ रहे थे और लता मंगेशकर बार बार यही जवाब देती कि मेरे कुछ कंसर्न है, वो शॉर्ट आउट हो जाए तो स्टूडियो आती हूँ। ये फिल्म राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने 5 साल से भी अधिक का समय और अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी थी। फिल्म में कुल 10 गाने थे, जिनमें लता को एक सोलो और मुकेश के साथ 2 युगल गीत गाने थे। रिहर्सल के दौरान ही संगीतकार शंकर जयकिशन ने जब तस्दीक की तो लता ने बताया कि राज कपूर की ओर से उन्हें संगम फिल्म के लिए अभी तक रॉयल्टी नहीं मिली, जबकि इस फिल्म के रिकॉर्ड्स अब भी खूब बिक रहे हैं और रिकॉर्डिंग कंपनियां पैसे कूट रही हैं। रॉयल्टी की बात सुनते ही शंकर जयकिशन को आभास हो गया कि मामला फिर गर्म होने वाला है, और जब मुकेश ने भी लता का समर्थन किया तो ये बात राज कपूर के कानों तक पहुंची। असल में रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर पिछले कई सालों से प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब 50 के दशक में अचानक फिल्मी गानों के रिकॉर्ड्स की बिक्री ने जोर पकड़ा और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जितनी कमाई नहीं कर पाती उतना उनके गानों की बिक्री से आ जाता। लता मंगेशकर की एक बायोग्राफी में लिखा है कि महल, बरसात, आवारा जैसी सफल फिल्मों में भी उन्हें गाने की बहुत कम फीस मिली थी और महल के पैसे तो आज तक नहीं मिले। साल 1954 में आई फिल्म नागिन के इस गाने ने तो पॉपुलैरिटी और रिकॉर्ड्स बिक्री का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि एचएमवी कंपनी के वारे न्यारे हो गए। उसने खूब कमाई की। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का। और यहाँ गायकों को लगने लगा कि उन्हें तो प्रोड्यूसर एक तय फीस देकर चलता करते हैं, लेकिन उसी गाने की बिक्री से कंपनियां और वो सालों साल कमाते रहते हैं। जैसे किताबों की बिक्री पर लेखकों को रॉयल्टी मिलती है, वैसे ही गायकों को भी इस कमाई में एक हिस्सा मिलना चाहिए। अगले 1-2 सालों में रॉयल्टी का मसला इतना तूल पकड़ा कि कंपनियों, प्रोड्यूसर्स और गायक एसोसिएशन के बीच केस मुकदमे की नौबत आ गई। एसोसिएशन ने गायकों से कहा कि आप अपने अपने प्रोड्यूसर से रॉयल्टी मांगिए। प्रोड्यूसर्स ने रॉयल्टी देने से साफ मना कर दिया और उन्होंने गायकों में भी फूट डाल दी। ऐसे प्रोड्यूसर्स में राज कपूर सबसे आगे थे, जो गायकों को फीस देने के बाद उन्हें किसी भी कीमत पर रॉयल्टी नहीं देना चाहते थे। और गायकों में लता मंगेशकर इस आंदोलन में सबसे आगे थीं कि मैं बिना रॉयल्टी नहीं गाऊंगी। लता ने राज कपूर के सबसे करीबी गायक मुकेश और आगे चलकर किशोर कुमार को भी अपने साथ कर लिया था, जबकि मोहम्मद रफ़ी उनसे अलग इस रुख पर आ गए थे कि एक बार जब प्रोड्यूसर ने भुगतान कर दिया तो फिर हमें रॉयल्टी नहीं मांगनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच तल्खी बढ़ी और दोनों ने आगे करीब 4 साल तक कोई गाना साथ नहीं गाया। कुछ जानकार बताते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों को गुपचुप तरीके से बतौर फीस अधिक भुगतान करना शुरू किया कि बस आप लोग खुद को रॉयल्टी की मांग से दूर रखिए, जबकि लता मंगेशकर रॉयल्टी पर अड़ी थीं और 50 के आखिर व 60 की शुरुआत में अधिकांश बड़े प्रोड्यूसर उन्हें रॉयल्टी देने भी लगे थे। खुद राज कपूर, जो रॉयल्टी के सख्त खिलाफ थे, अनाड़ी से लेकर संगम तक में लता को रॉयल्टी देने पर लगभग राजी हो गए थे। लेकिन लता की माने तो कंपनियां बिक्री के आंकड़े छुपाकर बहुत कम रॉयल्टी देती थीं, और जब संगम सुपरहिट हुई और इसके चार्ट बस्टर गानों के रिकॉर्ड्स दुनिया भर में जोर शोर से बिकने लगे तो उस रेशियो में उनके पास रॉयल्टी नहीं आ रही थी। अब उन्होंने राज कपूर से गुस्से का इजहार करना शुरू कर दिया। यही वो दौर था जब संगम की कमाई से राज कपूर का हौसला बढ़ा हुआ था और अब उससे भी बड़ी फिल्म बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। और इसी फिल्म के गानों के लिए जब कई दौर की रिहर्सल के बाद भी लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग के लिए आगे नहीं आई तो राज कपूर ने लता को फोन किया और इस बात पर नाराजगी जताई कि आपकी वजह से रिकॉर्डिंग में विलंब हो रहा है और हमारा लॉस हो रहा है। लता ने इशारों में ही कहा कि राज साहब, लॉस तो हमारा भी हो रहा है। राज कपूर को समझते देर न लगी कि लता रॉयल्टी की बात कर रही हैं। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, हमारा बैनर रॉयल्टी नहीं देता, हम मुंबई में बिजनेस करने आए हैं। लता मंगेशकर ने भी उसी तैश में जवाब दिया, आप मुंबई में बिजनेस करने आए हैं और मैं क्या विक्टोरिया पार्क घूमने आई हूं।
ये जवाब इतना तल्ख और चुटीला था कि फोन कट गया। उसके बाद लता के लिए आरके स्टूडियो से कोई कॉल नहीं आई और ना ही लता ने गाने की पहल की। बाद में पता चला कि राज कपूर ने लता मंगेशकर की जगह उनके सारे गाने आशा भोसले से रिकॉर्ड करा लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। ये राज कपूर के लिए बड़ा झटका था जो उन्हें अर्श से फर्श पर ले आया। और बाद में वो अपने संगीतकारों से कहते नजर आए कि मेरी जिस फिल्म में लता ने गाना नहीं गाया वो नहीं चली। किसी ने सुझाव दिया कि रॉयल्टी मसले पर मुकेश भी लता के साथ हैं, जैसे उनको आपने साध लिया, लता जी को भी साध लीजिए। और फिल्म बॉबी के लिए राज कपूर ने लता को मना ही लिया, लेकिन किन शर्तों पर यह साफ नहीं हुआ। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा की किताब में लिखा है कि रॉयल्टी को लेकर दोनों अपने अपने उसूलों पर सख्ती से कायम थे, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल हितों का टकराव था। और यही टकराव फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के समय भी दिखा। कहते हैं कि राज कपूर ने रॉयल्टी के बदले लता मंगेशकर को बहुत ऊंची फीस के साथ ही यह कहकर मना लिया था कि इसका संगीत आपके भाई हृदयनाथ मंगेशकर देंगे। लेकिन जब लता मंगेशकर अमेरिका दौरे पर थीं, इधर पता चला कि हृदयनाथ की जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार रख लिया गया है। अब लता मंगेशकर ने फिल्म में गाने से ही इनकार कर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर से कहा कि इस फिल्म के साथ लता मंगेशकर के अलावा कोई और न्याय नहीं कर सकता। फिल्म एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो बदसूरत है पर अच्छा गाती है। किसी इंटरव्यू में राज कपूर ने लता मंगेशकर का एग्जाम्पल देकर आग में घी डाल दिया। लता और नाराज हुई। ऋतुनंदा की माने तो राज कपूर ने लता जी को मनाने की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही दे दी, क्योंकि वो उनके काफी करीब थी। बात नहीं बनता देख राज कपूर ने लता जी को फोन किया और कहा कि अगर आप नहीं गाएंगी तो मैं आपके घर के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ जाऊंगा। कुछ और बड़ी हस्तियों के बीच में आने और मान मनौवल के बाद लता मंगेशकर इस शर्त पर मानी कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। और इसी किताब में लिखा है कि लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि राज कपूर रिकॉर्डिंग रूम में घुसने न पाए। खैर, फिल्म तो कोई खास नहीं चली, लेकिन इसके गाने चार्ट बस्टर और कल्ट क्लासिक बन गए। आगे जब राज कपूर ने खुद दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले अपनी फिल्मों के गानों के लिए एक तरह से सरकार से रॉयल्टी मांगनी शुरू की, तो लता मंगेशकर ने उन्हें एहसास कराया कि मैं भी अपना हक ही तो मांग रही थी। खैर, धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते सुधरे और आगे राज कपूर की सभी फिल्में लता के गानों के दम पर ही कल्ट क्लासिक बनी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली की बेजोड़ कामयाबी के बाद तो राज कपूर ने अपनी अगली फिल्म हिना के गाने भी फिल्म शुरू होने से पहले ही लता की आवाज में रिकॉर्ड करा लिए और इस दौरान वो खुद स्टूडियो में बैठकर उन्हें दाद देते दिखे। हालांकि फिल्म बनने से पहले ही वो चल बसे, लेकिन इसके गाने हिट और अमर हो गए। तो इस दिलचस्प किस्से के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। As a constant companion to a lot of melodies of my film is Lata Mangeshkar.